Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now when COVID impacted us, we were thinking कि अगर हमें नुकसान हुआ एटलीस्ट एनवायरमेंट को फायदा तो हो सकता है. बट नाउ दिस इज कंटेस्टेड इन न्यू WMO रिपोर्ट दैट इज यूनाइटेड इन साइंस. तो आज हम इसी रिपोर्ट को देखेंगे और साथ में जानेंगे कि WMO क्या होता है, WMO की और कौन कौन सी फेमस रिपोर्ट हैं. इसके साथ हम देखेंगे साहेल रीजन क्या है और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है. तो सबसे पहले देखते हैं कि मुझे सवाल का जवाब दीजिए. ये आपकी 4 कंट्रीज हैं और जरा इनके बारे में सोच के बताइए कि इनमें से ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का हिस्सा कौन है. राइट, बिकॉज वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगी. आगे चले, सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में. ये रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, ये 4-5 टॉपिक्स के बारे में बात करती है. हेडिंग्स को आप याद रखेंगे. सबसे पहले क्लाइमेट चेंज. इसने बोला वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्लाइमेट चेंज मतलब आपका कम होगा कोविड की वजह से. इट सेज इट डिडंट हैपन. आफ्टर कोविड क्लाइमेट चेंज प्री कोविड लेवल पर वापस आ चुका है. तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड के बारे में बात बोला. फिर इसने बोला इन साहिल रीजन और जो आपके हाई एल्टीट्यूड रीजन है, जो भारी हाइट पे हैं, जैसे आपका हिमालय वगैरह, वो और वेट हो जाएंगे, मतलब और गीले हो जाएंगे. तो रेनफॉल की वजह से या फिर बाकी बर्फ के पिघलने की वजह से. तीसरा देखा गया इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट है, इट इज सेइंग कि विद प्रेजेंट कंडीशन हम पेरिस एग्रीमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे. दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो हमें अटेन करना है टेम्परेचर, उससे ज्यादा ना बढ़े, उसे हम फेल कर सकते हैं विद प्रेजेंट सिनेरियो. इसके साथ ये थी आपकी पहली हेडिंग, दैट इज क्लाइमेट चेंज. दूसरा इसने बोला इफ वन सी टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर पिछले 5 साल में वो अब तक का प्री इंडस्ट्रियल लेवल में वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर देखा जा रहा है. हर साल पहले से ज्यादा गर्म होता है. साथ में बोला गया कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल राइज कर रहा है और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आपका फॉसिल फ्यूल गैसेस है कि वो की कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं. अब तक हमने अल्टरनेटिव नहीं निकाले. साथ में इसमें बोला गया कि मीन सी लेवल राइज बहुत देखा गया है. जैसे 1990 से लेकर 2018 में कम से कम 20 सेंटीमीटर आपका सी लेवल राइज कर चुका है. इट ऑल्सो सेज कि अगर हम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर रोक पाए ना, उस केस में भी हमारा 0.3 से लेके 0.6 मीटर तक सी लेवल राइज कर जाएगा, जिसके से बहुत सारी कोस्टल कंट्रीज आपकी डूब सकती है. और इसने बोला इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट की पॉसिबिलिटी अब बढ़ चुकी है. नाउ दिस इज द एंटायर रिपोर्ट, जिसको आप सम अप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं इसमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं थी, सजेशंस के बारे में बोला. सजेशन को आप याद कर सकते हैं इस डायग्राम की वजह से. इसमें सबसे पहले बोला गया है कि एक तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेकर आओ. राइट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके शॉर्ट टर्म एक्शंस और पॉलिसी होनी चाहिए. राइट, इस तरीके से ये काम करने को बोलता है. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म एक्शंस और पॉलिसी होनी चाहिए. ये हो गया आपका ओवरऑल प्रमोटिव एंड आपका प्रिवेंटिव मेथड. साथ में इसने बोला क्यूरेटिव मेथड पे काम करना है, और वो क्यूरेटिव मेथड 2 हैं. एक है आपका अडेप्टेशन, राइट, और दूसरा है आपका रिकवरी. इन 2 चीजों पे आपको काम करना है. अडेप्टेशन, जैसे आपके जो कोस्टल एरिया हैं उनको प्रिपेयर करो कि इन केस अगर वो कोस्टल एरिया बहने लगे तो वो अपने आप को सेव कर पाए, और फिर अगर जो भी नुकसान होता है उससे रिकवरी हो सके. ये था इसके सजेशंस. अब आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली आपकी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से जानी जाती थी, जो कि 1873 में बनी थी. बट 1947 में हमने एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बाद 1950 तक ये यूएन की एक स्पेशलाइजेशन एजेंसी बन गई थी. अब आपको पता है स्पेशलाइज एजेंसी किसके अंदर आती है, यूएन इकोसोक के अंदर. तो ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है. ये आप ध्यान रखेंगे. ये मैंने यूएन वाली जो वीडियो है इसमें देख रखा है. अगर आपको देखनी हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपका होगा, वहां जाके आप देख लीजिए. साथ में इसमें मेंबर कंट्रीज देखी जाए तो इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में. मैंने पहले बताया था जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शुरू हो, ऑर्गेनाइजेशन से खत्म होती है, वो अक्सर जेनेवा में होती है. इसके बस एक्सेप्शन याद रखिएगा आप. राइट, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है. अब आते हैं इसका गवर्नेंस. इसका गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी से छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लेती है. 3 टियर इसका गवर्नेंस है, जिसमें सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग बॉडी आपकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, जिसमें सारे 193 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये 4 साल में एक बार मिलती है. ये ध्यान रखिएगा, 4 साल में एक बार. इसके बाद इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि इसकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है. इंप्लीमेंट करने इसका हेड होता है प्रेसिडेंट.
फिर इसमें आता है सेक्रेटेरिएट, जो कि ओवरऑल स्टाफ प्रोवाइड करता है इसको, जिसमें 200 आपके मेंबर्स होते हैं। इसको हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, जिसका टर्म होता है 4 साल का, और 2 बार ही उसकी टर्म हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। दिस इज इंपॉर्टेंट, 4 साल का सिर्फ 2 बार ही। और ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है, यही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को करती है, और सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट करती है। राइट, अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस को ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 4 डोमेन में काम करती है, जिसको 2 में डिवाइड कर सकते हो। एक्चुअली एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटोलॉजी, जिसको आप मीटरोलॉजी में डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया हाइड्रोलॉजी, इन 2 चीजों पे डील करती है। यहीं से आपके फंक्शंस आते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रिपोर्टिंग। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, मेंबर कंट्रीज की जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, जिससे कि उनका आपस में वो कोऑर्डिनेट कर सकें क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। साथ में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे हमारी हाइड्रोलॉजी और मीटरोलॉजी इंपैक्ट हो रही है, और इस पर रिपोर्ट निकालती है। ध्यान रखिएगा, यही ये आईपीसीसी से अलग हो जाती है। आईपीसीसी खुद रिसर्च नहीं करती, यहाँ पे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, आईपीसीसी के बनने में डब्ल्यूएमओ का हाथ था। डब्ल्यूएमओ और यूनेप ने मिलकर आईपीसीसी को बनाया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। राइट, इसके साथ अब ये रिपोर्टिंग का भी काम करती है। तो इसकी फेमस रिपोर्ट कौन सी है, एक तो यूनाइटेड ऑफ साइंस, यूनाइटेड इन साइंस आपने देखा। दूसरा इसकी जो बहुत फेमस रिपोर्ट है, दैट इज स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन आर इट्स फेमस रिपोर्ट, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउस से ये डील करती है, क्लाइमेट से करती है, जहां वर्ल्ड और ग्लोबल लग जाएगा तो आप इसी का नाम याद रखेंगे। ये इसकी फेमस रिपोर्ट है। और वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो चौथा है, जो माइनर है पर इंपॉर्टेंट है, जब लोकस्ट स्वार्म अटैक होता है तो डब्ल्यूएमओ उस केस में प्रेडिक्ट करती है, ये इसका काम है। साथ में पोल्यूशन जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ट्रांसफर होता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि आप ई वेस्ट वगैरह जब आप भेज रहे हो, पॉलिटेन भेजते हो, तो उस पर भी ये रिपोर्ट निकालती है। दिस इज समथिंग, इन माइनर चीजों पे आपकी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं साहिल रीजन, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ना। साहिल रीजन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके न्यूज में आता रहता है इस वर्ड से, और आपको पता नहीं होगा कौन सा है ये। एक्चुअली इट इज अ ट्रांजिशन जोन, अ सेमी एरिड जोन बिटवीन द डेजर्ट सिचुएशन ऑफ सहारा। यहाँ आपके सहारा है जो कि प्रॉपर फेमस डेजर्ट आते हैं आपके, और यहाँ आपके सवाना आते हैं जो कि फेमस ग्रासलैंड है। तो ये आपके फेमस ग्रासलैंड और डेजर्ट के बीच में एक सेमी एरिड सिनेरियो बनता है, मतलब प्रॉपर डेजर्ट नहीं है, पार्शियल डेजर्ट है। दिस इज फेमस फॉर 2 रीजन, एक इसकी पॉवर्टी के लिए, क्योंकि पानी बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत कम होता है। दूसरा फेमस है ये अपनी टेररिज्म के लिए, जैसे बोको हरम इज अ वेरी फेमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ से ऑपरेट करती है। दैट्स वाई बहुत कोशिश की जाती है कि इसको डेवलप किया जाए। इसी कोशिश में एक 2007 में एक इनिशिएटिव आया था, दैट इज ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जिसको लाया था अफ्रीकन यूनियन 2007 में, जिसके तहत ये कोशिश की गई थी कि इस यहाँ रीजन में 2 चीजों पे काम किया जाए, दैट इज लैंड एंड लाइवलीहुड। लैंड एंड लाइफ, 2 चीजों पे, राइट। वो कैसे, जमीन की उर्वरकता बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक लाइवलीहुड क्रिएट होगा यहाँ से, ठीक है। एक आपका लाइवलीहुड क्रिएट होगा, और दूसरा हमारा क्रिएट होता है फूड सिक्योरिटी, जिससे दोनों ही आपके फायदेमंद होते हैं, लैंड और लाइफ दोनों बच जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका एम। इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि स्पेशली इसका जो ट्रांजिशन जोन है एरिया, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज उगाए जाएंगे और इसकी फर्टिलिटी वापस ली जाएगी। इसमें 12 मेंबर कंट्रीज हैं, बट 11 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेनेगल, मॉरिशस, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सुदान, इरित्रिया, जिबूती, इथियोपिया। ये इसकी 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। सारी कंट्रीज, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लेकिन आपकी साहेल रीजन में आती है। इसीलिए आप इस सवाल का मुझे जवाब देंगे कि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में कौन सी कंट्री आती है। आपकी माली आएगी, चैड आएगी, सुदान आएगी, पर साउथ अफ्रीका तो अफ्रीका के टिप पे यहाँ आती है ना, वो साहिल रीजन में तो नहीं आती। साहिल रीजन तो इधर है आपका। दैट्स वाई विल एलिमिनेट द 2 और हमारा आंसर बचेगा ये। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.